नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पश्चिम बंगाल में फिर चुनाव है, फिर वही तनाव है। पंचायत चुनाव का खूनी आगाज हुआ है। मुर्शिदाबाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई और पुलिस बस देखती रह गई। खैर, जब 2245 पुलिस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे की सुरक्षा में जुटेंगे तो सुरक्षा कितनी चौकस होगी, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। सत्ता में आज हमने बंगाल की कुख्यात न्यूज सीरीज बुआ सीएम है हमारी का पार्ट 2 तैयार किया है। चुनाव राजस्थान में भी है, लेकिन यहां की पॉलिटिक्स में मुफ्त वाला धमाका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल देंगे। सवाल है, क्या इससे सत्ता का कूपन रिचार्ज होगा? पाकिस्तान की सत्ता में गधों का महत्व बढ़ गया है। कंगाल पाकिस्तान फिर से गधे बेचकर कमाई का प्लान बना रहा है। गधों का खरीदार उसका बॉस चीन है। सोचिए पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है। वहां की विकास दर 0 है, जबकि रक्षा बजट में पैसे लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। राजधानी दिल्ली में 700 साल पुरानी खिलजी वंश की सुरंग मिली है। TV9 भारतवर्ष की टीम उस सुरंग में पहुंची। पुराना स्ट्रक्चर, सीक्रेट रूट, सब कुछ कैमरे में कैद है। इस पर हमने धमाकेदार न्यूज रील तैयार की है। राजनीति के माहिर खिलाड़ियों में शरद पवार ने फिर एक पावर गेम खेला है। आज उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सूले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रफुल्ल पटेल को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उनके भतीजे अजीत पवार के लिए बड़ा झटका है। पहलवानों के आंदोलन पर सत्ता के न्यूज मित्रों को एक अपडेट दे दें। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा है कि 15 जून तक अगर एक्शन नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बजरंग पुनिया ने सोनीपत में यह ऐलान किया। बजरंग पुनिया की इस चेतावनी के बाद एक बार फिर से जंतर मंतर पर किसानों और पहलवानों का जमावड़ा लगने की आशंका जताई जा रही है। सत्ता के न्यूज मित्रों को सावधानी वाला अलर्ट दे दें। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के तेज होने की आशंका है। अरब सागर से उठा तूफान उत्तर पूर्वोत्तर की ओर बढ़ सकता है और इसका खतरा गुजरात पर मंडरा रहा है। इसको देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में बुआ सीएम है हमारी की अपार सफलता के बाद आज सत्ता में बुआ सीएम है हमारी पार्ट 2 पेश करने का मौका है, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा के लिए तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने 2245 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया और पुलिस की यह विशाल टुकड़ी अभिषेक बनर्जी के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी मेहनत और निष्ठा से पसीना बहा बहा कर निभा रही है। लेकिन चुनावी हिंसा को रोकना शायद वीआईपी कार्य नहीं है। इसीलिए इस मोर्चे पर बंगाल पुलिस की नाकामी शुरुआती दिनों में ही दिखने लगी है और नतीजा यह है कि बंगाल में पंचायत चुनाव में खुलेआम गोलियां चल रही हैं, बंदूकें लहराई जा रही हैं, पत्थरबाजी हो रही है, लाठियां बरसाई जा रही हैं और पुलिस और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो रही है। आज से पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले ही हालात धमाकेदार हो गए और ये धमाका लाउडस्पीकर और चुनावी भाषणों का नहीं, बल्कि गोलियों और हिंसक झड़पों का है। मुर्शिदाबाद के खारग्राम में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहले से ही हिंसा की आशंका से डरे सहमे बंगाल में इस एक घटना ने माहौल को विस्फोटक बना दिया। इसके बाद आज कई जगहों पर जमकर हिंसा हुई। आप सोचेंगे पुलिस क्या कर रही थी, तो जवाब वही है, पुलिस का फोकस अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा पर है, क्योंकि बुआ सीएम है उनकी। आपको पश्चिम बंगाल की एक एक तस्वीर बड़े ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि इन तस्वीरों में सरकार और पुलिस की विफलता की कहानी छिपी हुई है। ये मुर्शिदाबाद के दोमकोल की तस्वीर है, जहां एक और पुलिस है और दूसरी ओर कांग्रेस और सीपीएम के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता पत्थर चला रहे हैं और पुलिस लाठियां बरसा रही है। ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पुलिस का डर है और ना पुलिस इस हालात को काबू करने की स्थिति में है। आरोप है कि सत्ताधारी टीएमसी के समर्थकों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नामांकन दाखिल करने से रोक दिया, जिसके बाद नारों की जगह पत्थरों ने ले ली और फिर जो हुआ वो तो आप देख ही रहे हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी मुर्शिदाबाद के दोमकोल की ही है। इसमें एक शख्स के हाथ में तमंचा है। पुलिस उससे तमंचा छीनती है। आरोप है कि ये शख्स तृणमूल कांग्रेस का क्षेत्रीय अध्यक्ष है।
आरोप है कि काफी देर तक ये तमंचा लहराकर लोगों को धमकाता रहा। पुलिस वहां पहुंची तो किसी तरह इससे ये तमंचा छीन पाया। तो हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खासतौर से मुर्शिदाबाद में दमकोल की 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पुलिस की भिड़ंत थी और दूसरे में देखिए तस्वीर जहां एक शख्स तमंचा लेकर लोगों को डरा रहा है। और ये कोई शख्स मामूली नहीं है, ये वहां पर टीएमसी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं जिनसे पुलिस को तमंचा छीनने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब तीसरी तस्वीर देखिए, ये पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले की है। यहाँ के बराबरी पंचायत में महिला सीपीएम कार्यकर्ता नामांकन दाखिल करने जा रही थी, लेकिन टीएमसी समर्थक रास्ते में आ गए। दोनों दलों के समर्थकों में झड़प हो गई। काफी देर तक दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहे और एक दूसरे को ललकारते रहे। राहुल पीछे। तो एक और मुर्शिदाबाद के इलाके में हंगामा, मारपीट और गोलीबारी की तस्वीर थी, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। आरोप है कि कल रतनपुर नलदीप गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता फूलचंद शेख अपने घर के सामने बैठे थे, तभी स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता रफीक के नेतृत्व में करीब 15 बदमाश पहुंचे और फूलचंद को घेर लिया और उसको करीब से 6 गोलियां मारी। फूलचंद को बचाने आए कुछ लोगों को पीटा गया। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। कांग्रेस का आरोप है कि उसके जिस कार्यकर्ता की हत्या हुई उसे बाढ़ने वालों को खारग्राम थाना पुलिस का संरक्षण हासिल है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस एक और राजनीतिक लड़ाई लड़ी है तो दूसरी ओर कानूनी लड़ाई भी लड़ने में पीछे नहीं है। कांग्रेस ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती, ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था और राज्य चुनाव आयोग और जिलाधिकारियों के कार्यालयों में नामांकन दाखिल करने का विकल्प शामिल करने की मांग की है। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी टीएमसी पर हमला किया और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में चुनाव कराने की मांग की। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। टीएमसी ने कहा कि दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। सत्तारूढ़ पार्टी अपने पुलिस बलों पर अपने गुंडेगर्दी करते हुए ये चुनाव को, जिसमें आम लोगों के भाग लेना अधिकार है, ये अधिकार आम लोगों को नहीं देना चाहते और इसी के चलते सारे बंगाल में इस तरीके की माहौल पैदा किया जा रहे हैं। कांग्रेस के समर्थक का मर्डर हो चुका है। क्यों मर्डर हुआ? अब तृणमूल कांग्रेस को आप पूछिए कि मर्डर क्यों हुआ। तो अगर पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही है तो क्यों मर्डर होते ही इलेक्शन की शुरुआत में ही मर्डर करके एक कांग्रेस के समर्थक को मार दिया गया। गोली मारना, बम मारना, ये बीजेपी का कल्चर है, तृणमूल का कल्चर नहीं। और तृणमूल कांग्रेस का कोई अगर ऐसा करेगा भी तो हमारा दल उसको छोड़ेगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको छोड़ेगा नहीं। वैसे पश्चिम बंगाल में हिंसा की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे आप सिर्फ ट्रेलर कह सकते हैं, क्योंकि 2018 के पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा हुई थी कि कई जगहों पर चुनाव रद्द करने पड़े थे। 2018 में पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति की 58,692 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें 20,159 पर चुनाव लड़ा ही नहीं गया। करीब 34% सीटों पर निर्विरोध चुनाव होने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि राज्य में पंचायत चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ा ही नहीं गया, ये बात परेशान करने वाली है। पंचायत चुनाव में हिंसा को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप से नामांकन करने की इजाजत दे दी थी। जरा अंदाजा लगाइए कि हिंसा और दहशत का आलम कितना ज्यादा रहा होगा
इस चुनाव में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये सीधे सीधे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान है, उसे हाईजैक करने की कोशिश है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे देश में ऐसी हिंसक घटनाओं को छोटी मोटी खबर समझकर किनारे लगा दिया जाता है या ठंडे बस्ते में हमेशा के लिए ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन हिंसक घटनाओं पर उचित विमर्श नहीं होता। अब विडंबना देखिए, एक और पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा हो रही है, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में 2245 पुलिसकर्मियों को लगा दिया गया है। सोचिए, शासन और सत्ता का उत्तरदायित्व किसके प्रति है, जनता के प्रति या नेता के प्रति? यह उस राज्य की हालत है जहां 2013 और 2018 के पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी और इस बार भी यही हालात नजर आ रहे हैं। और अब इस खबर का नजरिया 9। सत्ता में इस खबर की कुंजी के आखिरी हिस्से में हमें ठंडा बस्ता दिखाई दे रहा है, जो सत्ताधारियों की गलतियां और नाकामियां छुपाने के काम आता है। सवाल यह कि क्या यह हत्याकांड और इससे पैदा हुआ तनाव ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ कराने के विचार को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? आप सोचिए कि किसी चुनावी कैंपेन की शुरुआत गोलीबारी, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज और हत्या के साथ हो तो क्या इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहा जा सकता है? आपको नहीं लगता कि ऐसी हिंसा से लोकतंत्र ही ठंडे बस्ते में चला जाता है? किसी चुनाव में जनता के लिए काम और विकास का मुद्दा सबसे अहम होना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई जनता के मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालती चली जाती है। गोली, हिंसा, मारपीट, लाठी डंडे, पत्थरबाजी, हत्या, लाश जैसे शब्द बंगाल के पंचायत चुनाव के कीवर्ड्स बने हुए हैं। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव और जनता की वोट भागीदारी जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं रहता। यह तस्वीर बदलनी चाहिए। और अब बात पाकिस्तान की। जो पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचने में शामिल रहता है, जो आतंकियों को पनाह देता रहा है, शह देता रहा है, फंडिंग करता रहा है, वहां के हालात इतने बदतर हैं कि जीडीपी ग्रोथ 0% के करीब है और आर्थिक तंगी दूर करने का जिम्मा अब गधों पर है। सुनकर आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन यह बिल्कुल सच है। हालांकि बदनामी, बदहाली और कंगाली जैसे शब्द पाकिस्तान के लिए नए नहीं हैं, फिर भी पाकिस्तान का नया कंगाली नामा बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल पाकिस्तान में भारी संकट और राजनीतिक उथल पुथल के बाद शहबाज शरीफ सरकार ने अपना बजट पेश किया। पाकिस्तान सरकार का यह बजट वित्त वर्ष 2023-24 के लिए है। पाकिस्तान में सरकार ने 14,46,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का बजट पेश किया। अगर इसे भारतीय रुपए में देखें तो ये 4,15,000 करोड़ रुपए बनता है। पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक संकट के बीच रक्षा बजट को 13% बढ़ाया है, यानी आवाम चाहे भूखी मरे, बम गोले बारूद में कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वैसे पाकिस्तान रक्षा बजट बढ़ाने के कुचक्र में बुरी तरह फंस चुका है। उसने दुश्मनियां पाली हुई हैं कि अब चाहकर भी रक्षा बजट कम नहीं कर सकता और रक्षा बजट लगातार उसका बढ़ रहा है, तो वहां के अंदरूनी हालात और भी ज्यादा बुरे होते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में जीडीपी की विकास दर भी सिर्फ 0.29% है। हमारे न्यूज मित्र समझ सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान का आर्थिक मुंडन हो गया है, वहां हालात बहुत खराब हैं। ना थाली में रोटी है, ना पॉकेट में पैसे हैं, जनता भूख से मर रही है। तमाम संकटों के बीच पाकिस्तान ने पैसे कमाने का जो इंतजाम किया है वो भी हास्यास्पद है। दरअसल पाकिस्तान ने गधों को बेचकर कंगाली से बचने के लिए पैसे जुटाने का प्लान बनाया है, या फिर यह कहें कि भूख से तड़पते पाकिस्तान को अब सिर्फ गधों का ही सहारा है, तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस योजना के मुताबिक पाकिस्तान चीन को पहले के मुकाबले बहुत बड़ी संख्या में गधे बेचकर पैसा कमाएगा। इसकी वजह यह कि पाकिस्तान गधों की संख्या के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक साल 2022-23 में देश में गधों की कुल अनुमानित संख्या 58 लाख है। गधों की संख्या और गधों की बिक्री पर पाकिस्तान में कैसी हलचल है, ये भी आप देखिए।
और सत्ता में अब बात करते हैं खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका की। आपने पिछली बार कब सुना था कि किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को सरकारी आवाज से अपने घर ले जाएं और बाथरूम या स्टोर रूम जैसी जगहों पर छुपा दें? शायद आपने ऐसा दुस्साहस के बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है अमेरिका में, जिसे दुनिया का सबसे पुराना और सबसे परिपक्व लोकतंत्र कहा जाता रहा है। लेकिन वहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो आरोप लगे हैं वो अभूतपूर्व हैं। इसकी डिटेल आज हम आपको बताएंगे। जनवरी 2021 में अमेरिका के कैपिटल हिल्स वाली हिंसक घटना तो आपको जरूर याद होगी। कैसे ट्रंप के समर्थकों ने व्हाइट हाउस पर चढ़ाई कर दी थी। यह अमेरिका में किसी गृह युद्ध जैसे हालात से कम नहीं था। पूरा वॉशिंगटन युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया था। कोई व्हाइट हाउस पर पीछे से चढ़ने की कोशिश कर रहा था, कोई पिस्तौल के साथ अंदर घुसकर धमकी दे रहा था। इस कहानी का सबसे विस्फोटक पहलू अब सामने आया है, जो अमेरिका को शर्मिंदा करने वाला है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गोपनीय सूचनाओं संबंधी मामले में आरोपों को अब सार्वजनिक किया गया है। 49 पेज के आरोपों में ट्रंप पर 37 सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। ट्रंप ने मारे लागो नाम अपने घर में बक्सों के अंदर सैकड़ों हाईली क्लासिफाइड फाइल्स यानी सीक्रेट फाइल्स रखी थी, जो बहुत संवेदनशील थी। इन फाइलों में परमाणु हथियारों से जुड़े दस्तावेज थे, सैन्य योजनाओं से जुड़ी फाइल्स थी, इसमें पेंटागन से जुड़ी हाईली क्लासिफाइड फाइल्स भी थी, CIA से जुड़ी सीक्रेट फाइल्स भी इसमें थी, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से जुड़ी संवेदनशील फाइल्स भी उसी में थी, खुफिया एजेंसियों से जुड़े दस्तावेज भी थे। आरोप यह है कि ट्रंप ने अमेरिका की सीक्रेट परमाणु फाइल्स को बक्से के अंदर भरकर अपने बाथरूम में शावर के पास रखा था। ट्रंप पर दस्तावेजों को नष्ट करने के प्रयास का भी आरोप लगा है। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के एक पूर्व राष्ट्रपति पर ऐसे गंभीर आरोप लगना अपने आप में शर्मनाक है। यह घटना अपने आप में सत्ता के नशे से जुड़ी हुई। ट्रंप को कुल 37 आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें 31 मामले बहुत गंभीर हैं। इस रिपोर्ट में जो कहा गया है वो बेहद चौंकाने वाला है। इसमें बताया गया है कि कैसे साल 2021 में ट्रंप ने अलग अलग बक्सों में रखी फाइलों को गायब करवा दिया। अब डॉक्यूमेंट्स की हेराफेरी करने वाले दावों को सिलसिलेवार ढंग से सुनिए और भूचाल लाने वाली अमेरिका की इस कहानी को समझिए। बताया जा रहा है कि अप्रैल 2021 में फ्लोरिडा में ट्रंप के मार-ए-लागो रिसोर्ट में छापेमारी शुरू हुई थी। छापेमारी से कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वकील को कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को अपने घर में कमरे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा था। बाद में ट्रंप ने इसकी जगह फिर से बदलने के निर्देश दिए और बॉक्स में रखे दस्तावेजों को अपने बाथरूम में शावर के पास रखने को कहा। शावर के पास छोटा सा कमरा था जहां ट्रंप की दूसरी चीजें पहले से रखी थी। बक्से को मार-ए-लागो के बैंक्वेट रूम में सटे एक छोटे से बाथरूम में ले जाया गया। वहां एक छोटे से झूमर के पास इनको रख दिया गया। कहा यह भी जा रहा है कि छापेमारी से कुछ घंटे पहले ट्रंप के वकील ने मार-ए-लागो स्टेट का दौरा भी किया था। इस दौरान ट्रंप ने 64 बक्सों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। एक दावा यह भी है कि उस वक्त ट्रंप ने अपने एक वकील से कहा था कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बक्सों को देखे। सत्ता की अगली खबर अब राजस्थान की है, जहां दिसंबर 2023 के चुनावी रण के लिए फ्री वाले हथियारों की धार रोजाना तेज की जा रही है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, हर दिन मुफ्त की कोई ना कोई ऐसी स्कीम लॉन्च की जा रही है जिससे सत्ता के लिए वोटों को रिचार्ज किया जा सके और अगले 5 साल के लिए सत्ता का टॉक टाइम हासिल किया जा सके। दरअसल 23 फरवरी 2022 को जब अशोक गहलोत बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि राजस्थान की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया जाएगा। सरकार ने टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी और रक्षाबंधन तक महिलाओं को मोबाइल देने की बात भी कही। लेकिन समस्या ये आ गई कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में देरी होने के कारण मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन में मुश्किल आने की बात कही गई। ऐसा कहा जाने लगा कि इतने कम समय में इतने मोबाइल फोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन संभव नहीं है। अब चुनावी साल में अगर सीएम का ऐलान पूरा ना हो तो इमेज बड़ी नेगेटिव हो जाती है। इसलिए अशोक गहलोत ने यह ऐलान कर दिया कि महिलाएं मोबाइल खरीद लें, मोबाइल का पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि अमाउंट कितना होगा और कैसे आएगा, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि राखी तक सरकार अपने वादे को जरूर पूरा कर लेगी। यानी चुनावी साल में अशोक गहलोत
पैसा जाए पर वचन ना जाए वाले फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए वो राजस्थान की महिलाओं को मोबाइल दिलाकर ही रहेंगे। वैसे मुफ्त की चुनावी सेल में सिर्फ मोबाइल ही नहीं है, इस ऑफर में कई चीजें हैं। आम लोगों को 200 यूनिट की फ्री बिजली, सस्ते गैस सिलेंडर, महिलाओं के बस किराए में छूट, किसानों को 200 यूनिट फ्री बिजली, 30,000 लड़कियों को स्कूटी। ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनसे वादे करके लोगों को कोशिश की जा रही है कि कम से कम वोट के तौर पर ये चीज़ें तब्दील हो पाए। राजस्थान सरकार भले ही फ्री की रट लगा रही हो, लेकिन जिस खाते से पैसे निकालकर सरकार खर्च कर रही है वहाँ के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राजस्थान की बिजली कंपनियों पर 76,000 करोड़ रुपए का घाटा है। आम लोगों को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली देने से 7,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का खर्च बढ़ेगा। किसानों को हर महीने 2,000 यूनिट फ्री बिजली देने से साल का खर्च 19,000 करोड़ रुपए और बढ़ जाएगा। राजस्थान सरकार को 9,000 करोड़ रुपए पहले से बिजली कंपनियों को चुकाना है, वो भी अभी बकाया है। यानी खर्च का पूरा हिसाब लगाया जा चुका है, लेकिन पैसा आएगा कहां से, ये सवाल किसी को भी परेशान बिल्कुल भी नहीं कर रहा। वैसे आपके मन में सवाल होगा कि जब राजस्थान में बिजली कंपनियां इतने घाटे में हैं तो लोगों को मुफ्त बिजली क्यों बांटी जा रही है। तो इसके पीछे राजनीति की चुनावी गणना है। इस गणना के मुताबिक फ्री सुविधाएं चुनाव जीतने का एक अचूक हथियार बन चुकी हैं। कांग्रेस के लिए तो यह ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है। हालांकि मुफ्त वाले गिफ्ट की चुनावी टेक्नोलॉजी के जनक अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी पार्टी ने पहले मुफ्त वाली शक्ति से दिल्ली का चुनाव जीता, इसके बाद पंजाब भी जीत गए। कांग्रेस को हाल फिलहाल में मुफ्त वाली शक्ति ने जीत बूस्टर दिया है। पार्टी पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीती, इसके बाद कर्नाटक में भी पार्टी ने इसके दम पर सत्ता हासिल की और अब यही फॉर्मूला राजस्थान में अपनाया जा रहा है। चुनावी तैयारियों में लगी बीजेपी की गहलोत सरकार पर पैनी नजर है। फ्री की चुनावी सुविधाओं से होने वाले फायदे और नुकसान की गणना तो बीजेपी भी कर रही है, लेकिन गहलोत सरकार पर हमला करने से वो चूक नहीं रही। मोबाइल खान भी अगर टेंडर नहीं हो पाया या एक साथ नहीं मिल पाया एक साथ हम चाहेंगे कि वो खुद खरीदे, अपनी पसंद का खरीदे और पैदास्टिक लोगों को देंगे उसी को जो खरीदेगा। अब 16 महीने बाद टेलीफोन देने की बात अगस्त में कर रहे हैं। अब सीएम भैया को अपनी बहनें याद आई है और अब ये जिस प्रकार की बंदरबाट कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान के आम जनता के पसीने की कमाई को जो कर के रूप में सरकार को देते हैं उन्हें लुटाने का काम। अब इस मामले में जब मुख्यमंत्री जी खुलकर पूरा घोषित कर देंगे उसके बाद मैं बोलूंगा। मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं विधायक दल के, वो जब जो बयान वो दे चुके हैं उस पर मैं क्या बयान दूं। जो वो कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री बोलता है वो तो 100% होता ही है। मैं समझता हूं कि ये कंगाल होते जा रहे राजस्थान को जो कर्ज में डूबा गया है, 5,70,000 करोड़ का कर्जा राजस्थान पर है, उसको और कर्जवान करने का काम हो रहा है। हम तो गलत मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब मोबाइल का करेंगे क्या हम? हमारे पास खाने पीने के नहीं हो तो मोबाइल को क्या करेंगे हम लोग? हमारा राशन चालू नहीं है, हमने 3-3 4-4 बार फार्म भरे, हमारा कोई वो नहीं है। तो हमारे को जो मोबाइल की दिलासा दिला रहे हैं इससे हमारे को कोई वो नहीं है, कोई पता नहीं झूठी है क्या, लेकिन हमारी हर जो चिरंजीवी योजना से महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको हर एक घर में रोजगार मिल जाए तो अपना गरीबी भी दूर हो जाएगी, बच्चों को हमको पालने का एक साधन हो जाएगा। हमें तो फ़ोन चाहिए ही नहीं, हमें तो फ़ोन चाहिए ही नहीं, हमें तो रोजगार चाहिए, हमें तो यही काम करना बस, और कुछ नहीं। हमें तो रोजगार चाहिएगा तो हम खा तो लेंगे कुछ। वैसे तो जनता को क्या मुफ्त देना है और क्या नहीं देना है, ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का विशेषाधिकार है। लेकिन अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की सुविधाएं बांटने पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने उस समय कहा था कि चुनाव के दौरान किए जाने वाली मुफ्त सुविधाओं के वादे एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। वैसे लोगों में यह आम धारणा है कि नेताओं के लिए अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान से ज्यादा चिंता सत्ता को कायम रखने की होती है, इसलिए वो नुकसान वाली बातों की अनदेखी करके फ्री वाले कूपन से सत्ता को रिचार्ज करने की हर संभव कोशिश करते हैं।
और सत्ता में अब बात करते हैं दिल्ली में दफन 700 साल पुराने राज की। एक दिल्ली के सिटी फोर्ट एरिया के पास चिल्ड्रन म्यूजियम में एक 700 साल पुरानी सुरंग निकली है। टीवी 9 के कैमरे पर हम आपको खिलजी वंश की इस गुफा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। सवाल है कि अगर ये सुरंग खिलजी काल की है तो आखिर खिलजी ने इसे बनवाया क्यों होगा? आखिर क्या है इस सुरंग का रहस्य, आपको दिखाते हैं। इसके बारे में दावा ये किया जा रहा है कि ये आज से 700 साल या उससे भी ज़्यादा पुराने, यानी कि 13वीं और 14वीं शताब्दी जो खिलजी वंश था उनके दौरान ये बनी हुई थी। अंदर आप देखिए वही पुराना स्ट्रक्चर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में, उस वंश के समय में बनाया गया था। और इसका इस्तेमाल जो है, जो वो राजवंश था, अगर मंगोल अटैक कर दें या कोई बाहरी शक्ति, बाहरी दुश्मन पर अटैक कर दें तो उनसे बचने के लिए इस तरह के टनल्स बनाए गए थे। वासी में जो सही फोर्ट है वहाँ से बाहर निकलने के लिए, या यूँ कहूँ कि एक एस्केप रास्ता, एक बचाव का रास्ता, कि अगर आक्रमण हो जाए और घिर जाएं तो कैसे निकला जाए, उसके लिए इस तरीके की जो गुफाएं हैं, टनल हैं, वो बनाई गई थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। मुगल स्ट्रक्चर और जो सल्तनत सुल्तान काल का समय है, उस समय बहुत सारे किलों में इस तरह की जो गुफाएं हैं मिली हैं, केव्स मिली हैं। और इस तरह की अगर गुफा यहाँ पे है, इसको अंदर तक जाकर के खोल करके देखना चाहिए। खूबी इसकी बताई जा रही कि जो टनल है, जो गुफा है, ये धनुषाकार में है। इसकी गहराई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, कहाँ जाकर निकलती है, इस बारे में भी पता नहीं लगा है। और सत्ता में अब बात करते हैं भारत के खिलाफ एक ऐसी साजिश की जिसका कनेक्शन पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। इसमें आतंक के बड़े बड़े आकाश शामिल हैं, इसमें खूंखार आतंकी संगठन शामिल हैं जो खूनी प्लान बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब होते, उनकी साजिश नाकाम हो गई। गुजरात में ATS ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आतंकी संगठन ISKP के टेरर मॉड्यूल को पर्दाफाश किया। इससे जुड़े 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकियों के इस गिरोह में एक महिला भी है। आपको इस साजिश के 5 किरदारों से मिलवाते हैं, जिसमें 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें एक नाम है उबैद नासिर मीर का, जो श्रीनगर का रहने वाला है। हनन हयात, ये भी श्रीनगर का रहने वाला है। मोहम्मद हाजिम साहबी श्रीनगर का रहने वाला है। जुबैर अहमद मुंशी सूरत का रहने वाला है, ये अभी तक फरार है। सबसे अहम किरदार जो महिला है वो है सुमेरा बानो, ये भी सूरत की रहने वाली है। 5 में से 3 आतंकी श्रीनगर के रहने वाले हैं, जबकि 2 सूरत के रहने वाले हैं। पुलिस का दावा है कि इनकी प्लानिंग समंदर के रास्ते अफगानिस्तान जाने की थी। ATS अब पूछताछ करके असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में है। कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कि कैसे ATS ने टेरर स्ट्राइक के जरिए आतंकवाद पर बड़ा प्रहार किया है। ATS के अधिकारियों ने कल सुबह 9 तारीख के सुबह पोरबंदर से जो इन्फॉर्मेशन मिला था, वैसे 3 लोगों को डिटेन किया। गुजरात पुलिस द्वारा ISKP से जुड़े हुए 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। ये बहुत ही बड़ा सफलता है गुजरात पुलिस के लिए।
पोरबंदर में किसी फिशिंग बोट को यूज़ करके उसमें एक लेबरर की तरह जाके या किसी भी तरह उनके पास से छड़ीज भी मिली, वेपन्स भी मिले। तो उनका प्लानिंग ये था कि पोरबंदर से वो हाई सी जाके IMBL में एक डाउल लेके वहाँ से वो अफगानिस्तान ईरान जाएंगे, फिर वहाँ से अफगानिस्तान। ओह, तो देखिए सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन हमारे अपने सभी न्यूज़ मित्रों से ये रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।